नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं आज का जो आपका मेन टॉपिक होने वाला है वो किस पर बेस्ड होने वाला है। तो प्यारी दोस्त, आज का जो आपका टॉपिक है वो बेस्ड है एटम एंड मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है। परमाणु और अणु की आज हम बात करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलिए, राधे राधे। आज हम बात करें तो सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और एटम से एटॉमिक प्रिंसिपल क्या होता है, परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। और क्या क्या एक्सेप्शन रहे, क्या क्या अपवाद रहे, इन सभी चीजों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लास AWTPO वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आपका भी सेम टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप भी इसे लेंगे, है ना। और सभी, जैसे कि दिल्ली पुलिस की अगर आप बात करते हैं, कांस्टेबल की बात करते हैं, ड्राइवर की बात करते हैं, उन सभी के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पर नोटिस की अच्छे से। हम बात करते हैं सबसे पहले आज की क्लास में, अगर हम एटम के बारे में बात करते हैं कि भाई परमाणु या एटम जो होता है वो क्या होता है। एटम की बात करें या परमाणु की बात करें, तो सबसे पहले ये जो परमाणु शब्द हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, जो एटम शब्द दिखाई दे रहा है, इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। देखो, अगर इस शब्द की वास्तविक निरूपण की बात करें कि वास्तविकता में ये जो टर्म है, एटम वर्ड है, ये किसने दिया, तो ये डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया। बहुत एक चर्चित नाम है केमिस्ट्री के अंदर, याद रखिएगा, एटम वर्ड गिवन बाय डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या दिया था, परमाणु शब्द दिया था। तो दोस्त याद रखना, परमाणु शब्द डेमोक्रिट्स द्वारा दिया गया। अगर हम इसे देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, अगर इसका मीनिंग निकालते हैं कि मीनिंग क्या होता है, तो एटम जो होता है, इस एटम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या होता है। अगर इन्होंने इस वर्ड को दिया तो कोई ना कोई तो इसका मीनिंग होगा, कोई ना कोई तो इसका अर्थ होगा कि भाई एटम ही क्यों रखा, एटम ही शब्द क्यों रखा। अब आपके माइंड में डोल्टन आ रहा होगा, डोल्टन ने, याद रखिएगा, जो है ना, नया टॉपिक। हाँ बिल्कुल बेटा, नया टॉपिक है। ठीक है, बस अगर आप चाहते हैं कि हर बार मैं ऐसा लिखूं कि ये नया टॉपिक है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं लिख देता हूं न्यू टॉपिक। ठीक है, ये नया टॉपिक है आपका। चलिए, ओके। तो यहां की अगर बात करें तो एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब होता है सूक्ष्मतम, है ना, स्मॉलेस्ट। इसीलिए हम इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, सूक्ष्मतम कण कहते हैं। तो सूक्ष्मतम कण की अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो इसका मतलब जो निकल करके आया वो क्या निकल के आया कि भाई ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और ये किसने दिया था, पहली बार ये शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया। अब देखो, ये चीज निकल के आती है कि शुरुआती जब केमिस्ट्री का उद्भव हो रहा था, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, मॉक ड्रिल, देखो मॉक ड्रिल तो बोला गया था कि इंडिया में मॉक ड्रिल होगा, पूरा देश सोच रहा था इंडिया मॉक ड्रिल कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन बात ये थी कि हम मॉक ड्रिल कर रहे थे तो ऐसा लगा कि भारत कल जो है पूरे भारत को ये बताएगा कि भैया युद्ध में कैसे बचा जाता है। लेकिन भारत ने दुनिया को एक चीज बोल दी कि भैया युद्ध में कैसे बचा जाता है, ये बोल करके, ठीक है, घर में घुस घुस के कैसे ठोका जाता है, कि हम भारत वालों को बता रहे थे कैसे बचेंगे, लेकिन भाई साहब हम तुमको ठोकने के साथ बचा रहे थे। तो वो तो हो गया, चलो जो काम था, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे से हुआ। चलिए, इसी के बाद में एक इनके साथ एक साइंटिस्ट जुड़ते हैं, डेमोक्रिट्स के साथ में आते हैं लिथुलियस। कौन आते हैं, लिथुलियस। इनकी अगर बात की जाए तो ये बड़े प्यारे साइंटिस्ट हुए। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है ये इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम जो होता है वो अविभाज्य कण होता है ना। इसका मतलब ये भी निकल करके आता है ना। तो एक मीनिंग और निकल करके क्या आता है, तो एटम जो होता है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। तो परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है, मतलब इसे और नहीं तोड़ा जा सकता।
एटम जो है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब इंडिविजिबल पार्टिकल होता है एटम, याद रखिएगा। मतलब आप इसे और नहीं तोड़ सकते, ये साइंटिस्ट का मानना था, ये वैज्ञानिकों का मानना था। तो दोस्त इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने ही कहा आगे चल करके कि एक मीनिंग ये भी आता है कि ये इतना छोटा कण है कि इसे आप और नहीं तोड़ सकते। कि सर मतलब फिर भी एटम दिखता कैसा है? जैसे आपने कभी लोहे का टुकड़ा देखा हो, सोने का टुकड़ा, वो आपको दिखाई देता है। अगर आप सोने का इतना छोटा टुकड़ा कर दें कि जिससे वो बना होगा, या आप लोहे का इतना छोटा टुकड़ा कर दें कि जिससे वो बना होगा, दोस्त याद रखिएगा, है ना, वो क्या होता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लेवाइसियर को कहा जाता है दोस्त। किसे कहा जाता है? एंटनी लेवाइसियर को। ठीक है, तो ये चीज सामने आती है कि भाई जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हम इसे और नहीं तोड़ सकते, हम इजीली इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके बारे में फिर जब इतनी चीजें सामने आई तो एक व्यक्ति होते हैं भाई जिनका नाम है डॉल्टन, वो एक प्रिंसिपल देते हैं जिन्हें हम डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको यह बताया कि जो परमाणु है, एटम है, वो शब्द किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने दिया। एटम शब्द जो होता है उसका मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है स्मॉलेस्ट या सूक्ष्मतम कण। तो ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, एटम बड़ा होता है कि मॉलिक्यूल बड़ा होता है? एटम से बड़ा मॉलिक्यूल होता है, परमाणु से बड़ा अणु होता है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले परमाणु पढ़ा रहा हूं, क्योंकि परमाणु के बारे में समझ जाएंगे, एटम के बारे में समझ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं। ओके, तो सबसे छोटा कौन होता है? एटम होता है, एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो डॉल्टन साहब थे, तो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं। और डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, ऐसा क्या कहा इस बंदे ने जो आज दुनिया इनके प्रिंसिपल, हालांकि इनकी आधी कही हुई चीजें जो थी ना वो गलत सिद्ध हुई, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल पहली बार नहीं देते तो हो सकता है कि ये चीजें सामने नहीं आती। तो एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डॉल्टन्स, क्योंकि डॉल्टन ने दिया था तो भाई डॉल्टन्स का एटॉमिक प्रिंसिपल है। तो डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, वैसे इन्होंने इसकी अवधारणा की जो नींव रखी थी वो 1803 में रखी थी, लेकिन ये जब किताबों में प्रस्तुत हुआ वो साल कौन सा था? 1808 का। तो 1808 में एक प्रिंसिपल सामने आता है, क्योंकि इसके पहले दुनिया में अभी तक कोई और साइंटिस्ट नहीं हुए जिन्होंने एटम के बारे में इतनी अच्छी चीजें बताई। इन्होंने कहा, है ना, ये जो चीजें हमें समझ में आई ना कि डेमोक्रिट्स ने कहा था ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये सारी चीजें कब निकल करके आती है? जब डॉल्टन अपना सिद्धांत देते हैं कि भाई अगर किसी भी, अगर हम केमिस्ट्री या दुनिया के किसी भी ऐसे पदार्थ की बात करें जो सभी, है ना, किससे मिलकर बने होंगे, तो सभी पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि हम यौगिक की बात कर ले, हम तत्व की बात कर ले, वो परमाणु से बने होते हैं, है ना। तो सभी पदार्थ, सबसे पहली चीज, सभी पदार्थ, या आप यौगिक कह लीजिए, सभी पदार्थ यौगिक, है ना, या तत्व की बात कर लें, एवं तत्व का निर्माण किससे होता है? परमाणु से हुआ है। किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। तो दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि ऑल मैटर या ऑल सब्सटेंस कंपाउंड एंड एलिमेंट फॉर्म्ड बाय, है ना, फॉर्म्ड बाय, किससे बने भैया? एटम। दुनिया की हर एक चीज छोटे कण से मिलकर बनी है। ये इन भाई साहब से पहले भारत के एक व्यक्ति बता के गए कि दुनिया की या ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु का निर्माण छोटे कण से मिलकर बना है। बस उन्होंने ये नहीं बोला कि परमाणु से बना है। वो थे महर्षि कणाद, है ना, सन 860 ईसा पूर्व। ये कब आ रहे हैं? 1800 में। वो 1800 से भी, है ना, 1800 से भी कितने, 860 साल पहले ये बता के चले गए थे। 860 ईसा पूर्व की बात की जाती है, मतलब लगभग लगभग अगर मैं आपसे बात करूं तो आज से 2500 साल पहले, मतलब इनकी खोज से 2500 साल पहले, है ना, इनकी खोज से 2500 साल पहले इन एक व्यक्ति ने, जो भारत के रहने वाले थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद,
उन्होंने कह दिया था दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एटम के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये बात इनके द्वारा कही गई। इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा, है ना, तो एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सूक्ष्मतम कण के रूप में हम किसे जानते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा हम परमाणु को जानते हैं, ये भी इन्होंने कहा। और सबसे मेन चीज यह सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पर ये कैसे होता है, ये इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। जो एटम होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल इन स्टेट मैं बोल सकता हूं स्पेशली एटम न्यूट्रल इन स्टेट। परमाणु जो होता है वो उदासीन, मतलब कि ना तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की तरह, न ही इस पे कोई नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। लेकिन क्यों होता है, ये इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाई, इस चीज को नहीं बता पाई कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, तो क्यों होता है। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि इसके ऊपर कोई मतलब ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर कोई अन्य प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। सबसे मेन चीज इन्होंने एक लाइन कही थी कि किसी भी एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो हर कोई आदमी घर में बैठ करके सोना बना लेता, कुछ भी कर सकता था। तो याद रखिएगा परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, है ना, 8th 9th में। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह से परमाणु को कभी न तो बना सकते हैं, ना नष्ट कर सकते। जैसे लोहे में जंग लगती है तो लोहा वापस से मिट्टी में मिल जाएगा, आप उसका वापस से पृथक्करण करके सेपरेट करो, उसको वापस से लोहा अलग करो, हो जाएगा, खत्म नहीं होती चीजें, है ना। तो याद रखना परमाणु कभी भी न तो बनता है, न ही नष्ट होता है। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो हम किसी भी प्रकार से परमाणु को न तो बना सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। न तो हम परमाणु को बना पाएंगे, न हम परमाणु को नष्ट कर पाएंगे। ये एक बेसिक सी थ्योरी इनके द्वारा दी जाती है, लेकिन इनकी बहुत सारी चीजें गलत हुई। जैसे इन्होंने कहा कि भैया परमाणु उदासीन क्यों होता है, लेकिन ये बता नहीं पाए, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आगे चल करके इससे भी छोटे कण जैसे कि प्रोटॉन खोजे गए, इसी के अंदर से निकले ना, इसी के अंदर से निकला, प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, फोटोन पार्टिकल निकले, न्यूट्रिनो निकले, है ना भाई, एंटी पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, तो एंडरसन ने जिसकी खोज की थी। तो भाई इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कण खोजे गए, तो ये भी आगे चलकर ये पॉइंट गलत हुए, भले हुए, लेकिन शुरुआती दौर में अगर ये इन चीजों को नहीं बताते तो हो सकता है कभी खोज होती। क्या देखो, आप अक्सर ये सोचते हैं, है ना, कि हमें कोई ताना मारता है कि तेरा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपको पॉजिटिव होने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप क्या करेंगे, आप इन लोगों को गलत साबित करने के लिए मेहनत करेंगे कि इनके मुंह पे एक दिन मैं तमाचा मारूंगा। ठीक उसी तरह से यहां पर ये जो डोल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल था, जब इन्होंने दिया, तो इनके सिद्धांत में भले आज हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें आज पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन हमें ये चीज तो पता चल गई थी कि भैया ये चीज एटम के सापेक्ष में होती है, परमाणु के सापेक्ष में होती है, जो जॉन डॉल्टन ने हमें बताया। डॉल्टन ने ही ये चीजें प्रूव करके हमें आगे सिद्ध करने के लिए दी कि भैया इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इस तरह की चीजें पाई जा सकती हैं। लेकिन जब इतनी चीजें सामने आई तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज हमारे माइंड में ये आने लगी होगी कि भाई इनके कुछ कथन रहे होंगे, स्टेटमेंट रहे होंगे, जिसके कारण से ये चीज हुई।
भाई अब आइए वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं कि अगर हम इनको देखते हैं कि भाई डॉल्टन के कुछ कथन फेमस है जो हमारी एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डॉल्टन, ये तो एक इनका प्रिंसिपल हो गया। वो कौन से प्रिंसिपल रहे, वो कौन से रहे, तो आइए देखते हैं डॉल्टन के स्टेटमेंट ऑफ डॉल्टन। डॉल्टन के कथन, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं कि बताइए निम्न में से ये बात किसने कही थी, तो ये डॉल्टन के माध्यम से कही गई। और वो कथन आज की तारीख में बड़े फेमस हैं, बड़े ही काम के भी रहे वो आगे चल करके। पहली चीज, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये किसने बताया था कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? डॉल्टन ने। इन्होंने कहा कि एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पहली चीज इन्होंने बताई है। एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। मॉलिक्यूल स्वतंत्र होता है लेकिन परमाणु नहीं होता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये इनके नियम में समझो या जैसे भी आप समझो, ये चीज ध्यान रखना। एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, हालांकि हम इसे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु नहीं पाया जाता लेकिन मॉलिक्यूल पाया जाता है। मॉलिक्यूल फाउंड इन फ्री स्टेट। सर स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये होता है कि अगर आप सोने का सबसे छोटा कण अगर नेचुरल तौर पर ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए लोहे को आपने तोड़ा, बहुत छोटा कील लोहे का, जिसमें उसके सारे गुण पाए जाते हैं, वो सबसे छोटा कण जो होता है वो अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल से छोटा तोड़ने के लिए आपको लेबोरेटरी या प्रयोगशाला का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तौर पर ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ओके, ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज इनका कथन बड़ा फेमस है ना, ये हालांकि मॉलिक्यूल के सापेक्ष है, लेकिन हम इनके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं सारे स्टेटमेंट इनके एक साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है। अणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सारे गुण होते हैं। यह भी कथन किसका था? डॉल्टन का। अणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें उस तत्व के सारे गुण होते हैं। जिसमें उस तत्व के सारे गुण पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो दोस्त याद रखिएगा,
इसे हम ये कह सकते हैं कि ये वो सबसे छोटा कण है, ये वो सबसे छोटा कण है जिसमें उसके सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये भी आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें उस तत्व के सारे गुण देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे गुण देखने को इजीली मिल जाएंगे, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये किसने दिए थे, डाल्टन ने, जो बहुत फेमस है, जो इजीएस्ट तौर पर आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था कि भैया अणु में उसके, है ना, याद रखिएगा, किसी तत्व के सारे गुण, है ना, उस छोटे कण में पाए जाते हैं, जिसमें भैया सीधी सी बात है उसे क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। अणु में किसी तत्व के सारे गुण पाए जाते हैं, यह वह सबसे छोटा मतलब कण है, पार्टिकल है। अणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण है जिसमें उसके सारे गुण पाए जाते हैं। 3-4 तरह से इसको घुमा के पूछ सकते हैं, आंसर एक ही होगा, डाल्टन ने कहा था, है ना। ये किसने कहा था कि भैया अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन परमाणु नहीं पाया जाता, डाल्टन ने ही बताया था। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आप चाहे पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, यहां आपको एज इट इज प्रश्न मिल जाएगा। एक ये वाला जरूर मिलता है एग्जाम के अंदर, और एक ये वाला। ये दो कथन, दो स्टेटमेंट बहुत पूछी जाती है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से यहां पर ध्यान रखनी होगी, किसके लिए, एटम के लिए, परमाणु के लिए, और मॉलिक्यूल दोनों के लिए। अब देखो, एक वर्ड आता है, आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि जैसे हम एटम को पढ़ते हैं तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि इनमें से एक परमाणविक कौन सा है, द्विपरमाणविक कौन सा है, त्रिपरमाणविक कौन सा है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ना, कि ये जब भी हमसे ये वर्ड पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एटम के लिहाज से, परमाणु के लिहाज से, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम क्या जवाब दें। हम इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इसके अंदर का क्या जवाब दें। तो दोस्त याद रखिएगा, पहले नंबर पर, है ना, मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं ताकि बताने में आसानी हो। एक परमाणविक मतलब भाई मोनो एटॉमिक होता है। एक परमाणविक, इसी तरह से आपका द्विपरमाणविक मतलब डाई एटॉमिक होता है। इसी तरह से आपका क्या होता है, त्रिपरमाणिक, भाई सीधी सी बात है, याद रखना, ट्राई एटॉमिक होता है। और इसी तरह से बहुपरमाणविक होता है। और इसी तरह से क्या होता है, बहुपरमाणिक पॉली एटॉमिक होता है। अब इन चीजों को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये होते क्या है, इनको लेकर के एक द्वंद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, और यहां से मोस्ट रिपीटेड है, याद रखिएगा, मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, आप किसी भी एसएससी की एग्जाम को दे, वहां से यहां से प्रश्न जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न यहां पर लिखा, है ना, एक प्रश्न लिखा, विच इज, या फिर इनको और इजी कर लेते हैं, कौन एक परमाणविक है। मोनो एटॉमिक। ठीक है ना, ये इजीएस्ट तौर पर मैंने सरलतम, क्योंकि पूरा लिखूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा। इनमें से कौन एक परमाणविक है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे भी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। अब समझना, 4 ऑप्शन बनेंगे। अब क्या होगा,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। इनको हम ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, O2, H2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस। किसी भी तरह से आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं, पहले पढ़ा देता हूं, फिर आपसे इनके जवाब पूछूंगा कि देखो दोस्त कौन कौन इसमें क्या होते हैं, एक परमाणविक होते हैं। जैसे समझिएगा, अक्सर जब भी आप हाइड्रोजन गैस की बात करते हो तो आप क्या लिखते हो भाई, जिसमें सिर्फ एक परमाणु होता है वो एक परमाणविक कहलाता है। जैसे समझना, अगर मैं यहां पर बोलता हूं हीलियम की बात करी तो हीलियम में कभी भी टू नहीं आता, ठीक है। अब दोस्त याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम गैस, नियॉन गैस, ऑर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस, जिनॉन गैस और रेडॉन गैस। ये सभी जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके दोस्त, याद रखिएगा, ये एक परमाणु। इनमें सिर्फ हीलियम आई है तो एक आई है। अब जैसे मैं यहां द्विपरमाणविक की बात करता हूं तो यहां द्विपरमाणविक क्या होगा, जैसे कि मैं H2 लिख रहा हूं। अब आप देखो, यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आए कि सर दो, तो दो परमाणु आए हैं इसलिए क्या हो गया, द्विपरमाणविक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। इसी तरह से आप यहां पर लिखते हैं O2, तो ये क्या हो जाता है, द्विपरमाणविक। इसी तरह से आप लिखते हैं N2, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाता है, द्विपरमाणविक हो जाता है, N2, है ना। तो ये इस तरह से जहां दो मॉलिक्यूल आ गए, देखो दो आए हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन आई, दो नाइट्रोजन, तो ये द्विपरमाणु। कि सर अगर सिंगल एच लिखा होता तो सिर्फ, अगर मान लीजिए ऐसा एच लिखते तो हम इसे क्या कहते, इसे आप क्या कहते हैं, एक परमाणविक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक। लेकिन जब भी आपको सिर्फ नाम लिख करके बोला जाए, जैसे हाइड्रोजन, तो ये मानना कि वो गैस की बात कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन, तो ये मानना कि वो गैस की बात कर रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन लिखा जाए तो ये मानना कि वो ऑक्सीजन। जब तक आपको ये सिंगल नहीं दिखाई दे तब तक आप उसे गैस ही मानेंगे, और गैस हमेशा दो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, सिर्फ इनको छोड़ दिया जाए तो। इसी तरह से त्रिपरमाणिक में कौन आएगा दोस्त, याद रखिएगा, O3। O3 को आप क्या बोलते हैं, ओजोन गैस बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन के तीन अणु, भाई तीन परमाणु आए, अणु नहीं परमाणु, तो भैया देखो O3 मतलब तीन ऑक्सीजन आए यहां पर। इसी तरह से जैसे मैं N3 बोल दूं कल को, तो N3 मतलब नाइट्रोजन तीन बार आया हो। तो जब भी आप इस तरह की चीजें देखें तो या तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर नाम लिखा हो तो आप ये समझिएगा वो गैस की बात कर रहे हैं, या फिर उनके पीछे नंबर्स लिखा हो तो उन्हें पहचानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसी तरह से होता है पॉलीएटॉमिक या बहुपरमाणुक। बहुपरमाणुक मतलब अब तीन से जहां नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होता है, आपकी एग्जाम में आता है सल्फर। क्या आता है, सल्फर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में यह है दोस्त, याद रखिएगा, सल्फर मोस्ट रिपीटेड। स्टार बना रहा हूं क्योंकि सल्फर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो S8 होता है। क्या होता है, S8, मतलब सल्फर के कितने मॉलिक्यूल आए, 8 मॉलिक्यूल। अब यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो आप बना पाते हैं या नहीं। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भाई जिसमें सिर्फ एक आपको दिखाई दे रहा हो, हीलियम एक बार आया हो, तो दोस्त वो एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक और बहुपरमाणविक। ये एटॉमिक हो गए सारे के सारे आपके, कि हाँ सर। अब इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया, इनसे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहां मैंने बोला देखो, मैंने आपसे यहां बोला कि जब भी सिर्फ ऐसे नाम लिख दिए जाएं ऑक्सीजन, तो ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं कि O2 होगा, हाइड्रोजन मतलब H2 होगा, और नाइट्रोजन मतलब N2 होगा, और हीलियम का सिर्फ सिंगल आता है। तो यहां पर भाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर एक परमाणु पूछा है, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, हीलियम, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बोला है, और देखो यहां O2 लिखा है, यहां H2 लिखा है, और यहां पर क्या हो जाएगा, N2। इसी तरह से मैं एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूं, त्रिपरमाणविक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, इनमें से कौन सा होगा।
अभी मैंने पढ़ाया है आपको ये। बताइए। इस वाले का जवाब दीजिए, अभी जो पूछा है। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा, O3 हो जाएगा। ये इतने में ही पूछा जाता है। उम्मीद है आप इसको अब कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये एक परमाणु की संरचना है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जब हम पहली बार देखते हैं इस चीज को तो हमें ये चीज समझ में आती है। ये चीज हम देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि भाई ये चीज क्या होगी, किस तरह से होगी, कैसे पाई जाएगी। ठीक है। अब जब मैं आपको ये चीज समझाता हूं तो ये अंदर की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये नाभिक कहलाती है। न्यूक्लियस कहलाती है। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? है ना, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड वो आदमी है जिसने नाभिक या न्यूक्लियस को खोजा था। अब देखो, इस न्यूक्लियस को अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि इसके बीच में बिल्कुल यहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा ये। अब इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन तो दोस्त ये यहां तक भी आएगी, एक लाइन ये यहां तक भी आएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी, ये क्या चीज है? थोड़ी बहुत मैथ्स आपने पढ़ी होगी, मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये गोले में इतना सा हिस्सा आना, ये यहां तक भी आ सकता था, लेकिन इस सेंटर से लेकर ये इस गोले में यहां तक और इस गोले में यहां तक, ये क्या कहलाता है? आप इतना तो पढ़े होंगे दोस्त। हाँ बिल्कुल। लाइट खराब है बेटा, आंधी तूफान के कारण लाइट नहीं है। ठीक है, इन्वर्टर पे क्लास चल रही है, तो ये उसी की देन है। रेडियस है, बहुत बढ़िया। समझ गए ना? अब देखो, ये पूरा के पूरा हिस्सा परमाणु कहलाता है, ये वाला नाभिक कहलाता है। और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पूरा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु या एटम। ये रेडियस जो बनेगी ना, ये रेडियस किसकी हो जाएगी? तो रेडियस ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, बिल्कुल सही। रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या। और ये रेडियस किसकी हो जाएगी? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस।
नाभिक की त्रिज्या, दो त्रिज्याएं हो गई। अब आपकी एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि नाभिक की त्रिज्या का मापन किस में करते हैं और परमाणु की त्रिज्या का मापन किस में करते हैं। और एक एसएससी का बहुत खतरनाक प्रश्न बताता हूं, मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके बढ़ता हूं जहां से घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गई, ये रेडियस हो गई, ये आप बिल्कुल समझ पाए। जब भी आपसे पूछा जाए कि एटम की रेडियस का मापन या परमाणु की त्रिज्या का मापन किस में करते हैं, तो दोस्त एंगस्ट्रॉम में करते हैं। किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। काई में करते हैं एंगस्ट्रॉम। एटम की रेडियस का जो मेजरमेंट होता है वो, इस ए का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10, 10⁻−10 मीटर होती है। इसी तरह से यहां से प्रश्न आता है कि नाभिक की त्रिज्या का मापन काई में करते हैं, तो फर्मी में करते हैं। काई में करते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। क्या होता है? एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। 10⁻। अब ये जो है, ये दोस्त क्या कहलाता है? एफ का मतलब फर्मी। प्रश्न यहां से ये नहीं बना। अब इन दोनों को जब आप देखोगे ना, तो एक चीज समझ में आएगी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो, ये नाभिक की त्रिज्या थी। इस नाभिक की त्रिज्या का मापन किस में करते हैं? मुझे एक चीज हमेशा ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ कि माइनस की, मान लीजिए कि 10 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है। मुझे एक बात बताओ, माइनस का 10 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है? माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना, वो उतना छोटा होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो बड़ा कौन होगा? -5। छोटा कौन होगा? -10। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, किसी पे 10 लाख का कर्जा है, किसी पे 5 लाख का कर्जा है। दोनों में से कौन ज्यादा ऋण में है, कौन ज्यादा छोटा है? 10 लाख के कर्जे वाला, क्योंकि उसे 10 लाख देना है। तो एक चीज आप यहां समझ गए कि एक को 10 लाख देना है और एक को भैया 5 लाख देना है, तो ऑब्वियसली बात है कि 5 लाख वाला कम घाटे में है ना। तो यहां पर इन दोनों में बड़ा कौन था? तो -5 बड़ा था, -10 की तुलना -10 छोटा था। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि ये वाला हिस्सा, अंदर वाला जो नीला दिखाई दिया, ये न्यूक्लियस है, तो नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस का मापन काई में करते हैं? फर्मी में। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर होता है। इसी तरह से एटम की रेडियस, परमाणु की त्रिज्या का मापन काई में करते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न आया, ठीक है, एक एग्जाम में, अभी मैं वापस आपको वहां लेके चलूंगा। मैं आपको हर क्लास के में प्रश्न बीच में इसलिए ऐड करवा देता हूं। ठीक है, नाभिक के आकार से परमाणु का आकार कितने गुना है? साइज ऑफ एटम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। परमाणु का आकार जो है वो नाभिक के आकार से कितने गुना ज्यादा है? ये प्रश्न आपकी एग्जाम में रिपीटेड है, चाहे आप रेलवे में हो, किसी में भी हो, बहुत पूछा जाता है। बच्चा बोलता है कि टीचर जी आपने पढ़ाया नहीं, भैया आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, ये प्रश्न जब वो देखता है ना, ऑप्शन भी अच्छे होते हैं, ए, बी, सी, डी। 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख। लेकिन हम कहते हैं बच्चों को, भाई हम आपको पढ़ा कर जा रहे हैं आगे,
इस तरह की जैसे भी प्रश्न बनेंगे ना जो थोड़े से घुमावदार होंगे, मैं वो आपको सारे लेके चलूंगा। अब देखो दोस्त, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको नाभिक का आकार पढ़ाया। नाभिक की जो रेडियस होती है वो कितने टाइम्स है? 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। अब यहां पर आइएगा, अगर मैं एटम की रेडियस को लिखता हूं, और मैं मॉलिक्यूल की रेडियस की बात करता हूं, सॉरी, न्यूक्लियस की रेडियस की बात करता हूं, तो एटम की जो रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और इसकी फर्मी में मापी जाएगी भैया। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, यहां 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15। अब आप खुद नोटिस कर सकते हैं, अब आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप यहां देखिए, जब हम एटम के रेडियस की बात करते हैं, हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करते हैं, तो हमें एक चीज यहां ध्यान में आती है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। चलिए दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपरमाणविक के और उदाहरण बताइए बेटा, और उदाहरण P3 ले सकते हो, फास्फोरस 3 P3 ले सकते हो, लेकिन मैं उतने ही एग्जांपल्स लिखता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक्स्ट्रा डाटा नहीं देना चाहता, मैं आपको उतना देना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में काम का हो। अब देखो दोस्त, इस 10⁻⁻10 को लीजिए और इस 10⁻⁻15 को लीजिए। अब इनमें से बड़ा कौन है मुझे ये बताओ। सबसे पहले आप ये बताइए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा कौन होगा? जिसकी पावर माइनस में जितनी छोटी होती है वो उतना बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन निकला? ये वाला भैया, आपका जो एटम है वो बड़ा है बजाय किसके? नाभिक के। कितने का डिफरेंस है? 10⁻⁻5 का अंतर है, ठीक है। ये डिफरेंस है, मतलब ये इतना छोटा है तो ये इतना बड़ा होगा, तो ये 10⁻5 बड़ा है इससे। परमाणु इससे क्या होगा? इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। जैसे आप ये समझिए, आप और हम हैं, मुझ पे 15 लाख का कर्जा है, आप पे 10 लाख का कर्जा है। आप मुझसे कितने पैसे ज्यादा सेविंग कर सकते हैं? क्योंकि मुझे 15 लाख कमा कर देना है, आपको 10 लाख देना है, कि सर 5। समझना, आप +5 है, मैं -5 हूं। हम दोनों की तुलना करें तो आप +5 है, मैं -5 हूं आपकी तुलना में, क्योंकि मुझे 15 लाख का कर्जा देना है, आपको 10 लाख का देना है। अगर हम दोनों 15-15 लाख कमाते हैं तो आपके पास 5 लाख बचेंगे, जबकि मेरे पास नहीं बचेंगे। तो आप प्लस के 5 होंगे, मैं माइनस का 5 होंगे। इस 10⁻5 को अगर आप देखोगे, आप लिखोगे, तो क्या आप इसे ये लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4 और 5। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। ये बड़ा होगा ना? नाभिक के आकार से परमाणु का आकार कितने गुना है? तो ये जो परमाणु, ये जो एटम है, ये इस न्यूक्लियस की रेडियस से कितना? 1 लाख गुना बड़ा है। 1 लाख गुना बड़ा है, क्योंकि 10⁻5 बड़ा होगा, वो पॉजिटिव का है 5। बात समझे? ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? ये एसएससी और रेलवे ने जब जब पूछा है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हुआ है और वो इसको गलत करके आया है। क्या अब ये समझ में आया? ये प्रश्न समझ में आया क्या? अरे बेटा, त्रिज्या से ही तो चीजें निकलेगी। त्रिज्या से आप निकालोगे तो भी वही चीज आएगी, रेडियस से ही तो निकलेगा आकार। आप कभी किसी वृत्त का आकार निकालने के लिए त्रिज्या, बिना त्रिज्या के रेडियस का आकार निकाल सकते हो क्या? पर मुझे एक बात बताइए, किसी भी सर्कल का अगर आपको किसी वृत्त का आकार निकालते हो, बिना रेडियस के निकाल सकते हो क्या? नहीं ना, तो वहीं से तो आएगा। चलिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं, अरे अधिकतर बच्चे तो समझ चुके हैं, देखो फिर से समझना। बेटा, मैंने आपको एक परमाणु की संरचना बताई कि इस तरह से परमाणु होता है। ये जो लाल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सेंटर से लेकर यहां तक ये परमाणु है, ये एटम है। इस लाल बिंदु से लेकर के ये नीला सर्कल जो दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है, अंदर वाला। सेल पढ़ते हो ना, उसमें भी सेम होता है। इसकी साइज होती है न्यूक्लियस की 10⁻⁻15, 10⁻⁻1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15। ठीक, यहां देखना, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक इस परमाणु की जो साइज होती है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर इसकी रेडियस। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। मुझे बताओ 10⁻⁻10 बड़ा है कि 10⁻⁻15 बड़ा है? तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर माइनस में जितने होते हैं उतना छोटा होता है, जितना बड़ा नंबर माइनस का उतना छोटा। ठीक है, तो भैया ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कि सर 10⁻5 का अंतर है।
और 10 की घात 5 को 1 लाख बोलते हैं। मतलब कि ये जो आपका परमाणु था ये नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? अब यहां पे आपके कल को मान लीजिए ये 1 लाख गुना न दे करके 10 की घात 5 भी दे दे तो भी वही चीज होगी। ये प्रश्न जब जब एग्जाम में आता है बच्चा इसे गलत करता है, समझ नहीं पाता कि वो पूछना क्या चाह रहा था। ठीक है, इसमें आपकी भी गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एग्जामिनर ने इसको इतना घुमा दिया कि बच्चा खुद उलझ जाता है कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है, वो जानना क्या चाह रहा है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ ही रहे हैं तो हम वापस से परमाणु की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं। ये एटम हो गया और इसके अंदर एक गोला और होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो भाई ये आपका एटम हो गया, परमाणु हो गया। ठीक, और ये हिस्सा आप जानते ही हैं, ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। प्लस माइनस का खेल था, वहां कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा मैथ्स था वहां पर। ठीक है, अब यहां समझना। अब जब हम इनको देखते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, जैसे कि डोल्टन साहब ने एक लाइन कही थी। ठीक है, डोल्टन साहब ने क्या कहा था, एक लाइन कही थी डोल्टन साहब ने। ठीक है, कि ये है ना, यहां पर ये सूक्ष्मतम कण है। क्या कहा इन्होंने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है परमाणु। ये डोल्टन साहब ने एक लाइन कही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का फेर बदलता है, समय का फेर बदलता है। ठीक है, हर मुश्किल का हल निकलता है, समय का फेर बदलता है, हर मुश्किल का हल निकलता है। तुम करते रहे गए, तुम करते रहे गए, एटम बम, एटम बम, एटम बम। ठीक है, तुम करते रहे गए, एटम बम, एटम बम, एटम बम। ठीक है, और अगली लाइन सुन, तुम करते रहे एटम बम, एटम बम, एटम बम, और हमारे सुतली बम से भी, हमारे सुतली बम से भी, ठीक है, आतंकियों के ठिकाने, आतंकियों के ठिकाने निकलते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये, वो बोल रहे मासूम मारे गए। अगर ऐसे मासूम मरते हैं तो लाखों मारे जाएं। ऐसे मासूम हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी छोटी बच्चियां मरी, ये मरी, वो आतंकवादियों के परिवार हैं। ठीक है, वो आतंकवादियों के परिवार हैं और वो आतंकवादियों के साथ रहेंगे तो मरेंगे। अब इसमें मासूम क्या हो गए? मासूम थे तो अलग रखना था। ठीक है, आओ इधर। इन्होंने कहा कि सूक्ष्मतम कण होता है, डोल्टन ने कहा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब चीजों को खोजा, इस परमाणु का और अध्ययन किया, तो इनको यह पता चला, दोस्त याद रखिएगा, है ना भाई, चीथड़े चीथड़े, इतना बुरा तो किसी ने नहीं मारा होगा यार आज तक। मतलब सोचने वाली बात है, इतनी गंदी तरह से। भाई साहब इनको समझ में भी नहीं आता, अपन मार के आ जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता। ये बोलते हैं हमने 5 गिरा दिया, 2 इनकी सीमा में गिरे। चलो तुमने गिरा दिए, जनहानि तो बताओ। गिरने के बाद जनहानि तो होती होगी, तुमने पकड़े वही बता दो। 5 गिराए, 3 तुम्हारे इधर गिरे, कितने सैनिक पकड़ लिए तुमने, यही बता दो तुम। चलिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि डॉल्टन साहब ने कहा परमाणु ही सबसे छोटा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल निकलेगा, मुश्किल का हल तो जरूर निकलेगा। तो भाई साहब ये नाभिक के अंदर भी इन्होंने 2 कण खोज मारे। और किसको खोज लिया? एक खोजा प्रोटॉन को, प्रोटॉन की खोज हो गई। प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन खोज लिया भैया। एक कण और खोजा गया बाद में, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर ली गई भाई। किसकी कर ली गई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण खोजेगा, ये दोनों ही नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं दोनों कण। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई। तो ये 3 कण और छोटे छोटे खोज लिए गए। तो देखो बात गलत हुई कि नहीं हुई? नहीं तो ये क्या है? ये कण ही तो है। किसने खोजा, क्या खोजा, सब पढ़ेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं इनके बारे में। अभी हम मेन फोकस इस पे कर रहे हैं परमाणु पर, है ना। अभी मत बोलना प्रोटॉन किसने खोजा, ये किसने खोजा, सब बताऊंगा।
ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में हम जानकारी ले लें तो चीजें पढ़ने का मजा आता है। अब देखो, ये परमाणु नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और जहां तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार इस नाभिक के आकार से 1,00,000 गुना बड़ा होता है, हमने अभी इसको पढ़ा है। और भाई इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक का एक्चुअल में है ना, परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो नाभिक का द्रव्यमान होता है। तो याद रखना, मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान, ये बराबर होता है किसके? तो याद रखिएगा, मास ऑफ एटम के। परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो, ये सिंपल सी बात है, इस पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, इसका जो एक्चुअल में वजन समझ लो आप, किलोग्राम में जो लिखते हैं वो द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान होगा वो इस पूरे परमाणु का सिर्फ इतने से में होता है। मेन जो मास होता है वो कहां होता है? द्रव्यमान। तो ये कहते हैं कि इस एटम का पूरा द्रव्यमान कहां है? ये नाभिक में है। मतलब नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान है। और परमाणु जो एक्चुअल में द्रव्यमान होता है, मास ऑफ एटम होता है, वो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि एक टेबल पे तुम दो लोग बैठे हो, तो उस टेबल का जो वजन है वो तुम दो लोगों का वजन है। टेबल का जो वजन है उस पे बैठे हुए लोगों का वजन है, और आप उस दो जो लोग उस पे बैठे हुए हो तो आपका ही वजन तो टेबल पे है ना। जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम दोनों का वजन मान लेते हैं जितना भी हो, 70 किलो 80 किलो, ठीक है। 70 किलो और 80 किलो हम एक टेबल पे बैठे हुए, मैं कहता हूं टेबल पे जो वजन है वो हम दोनों का वजन है। बात सही है, टेबल पे जो वजन है वो हम दोनों का वजन है। तो हम दोनों का भी तो कुछ वजन होगा, हम दोनों का भी तो कुछ वजन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, जो एटॉमिक मास होता है, वो वास्तविकता में किसके बराबर होता है? तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, अभी मैं आपको डिटेल से सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसे ही क्या बोला जाता है? परमाणु का द्रव्यमान बोला जाता है। मतलब इस प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होगी, वही क्या बनता है? परमाणु द्रव्यमान बनता है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है ना, ये अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये डायग्राम बनाना, अरे डायग्राम में है क्या? दो गोले तो हैं, हर बार बनाना है। जितनी चीज मैं बोर्ड पे बनाता हूँ आपको बनानी है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, बनाना ही है। ठीक है, चलिए। और ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं भैया, इनसे तो क्या ही कहें, ये तो बाहर घूम रहे हैं। हाँ, AWTPO की भी यही कॉमन टॉपिक आपके सेम रहेंगे, जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मैं अलग अलग संडे मतलब सैटरडे सैटरडे अलग से करवाऊंगा। ठीक है, इतनी चीज आज के लिए बहुत है दोस्त। बाकी का इसके आगे का पार्ट हम कल करेंगे, मैं इस स्लाइड को कल भी लगाऊंगा क्योंकि इसके आगे ही हम कल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।